नमस्कार, मैं मिसबाह उल हक और आपका स्वागत है मिसबाह उल ऑफिशियल 1 पर। लेकिन आज का स्वागत मेरा थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं सिर्फ चुनाव का विश्लेषण आपको नहीं देने वाला हूं। आज मैं उस सन्नाटे की बात कर रहा हूं जो बिहार के इन रुझानों के बीच हवा में तैर रहा है। वो सन्नाटा जिसमें सवाल भी है, हैरानी भी है और कड़वी सच्चाई भी छुपी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि सत्ता जो है ना, शायद सिर्फ वोट से नहीं, रणनीति से, तैयारी से और कभी कभी चुप्पी से भी जीती जाती है। आपने ट्रेंड तो देख ही लिया होगा और अब जो ट्रेंड है वो लगभग नतीजे में बदल चुका है, उलटफेर का। जिस तरह लोग एक्साइटमेंट में कहते रहते हैं कि अभी तो गेम पलटेगा, भाई यहां गेम पलटने वाला नहीं है। जिस दिन से चुनाव का शोर शुरू हुआ था, सच कहूं तो दिल के अंदर से आवाज आ रही थी कि इस बार जो लड़ाई है वो ऊपर ऊपर की लड़ाई है, लेकिन भीतर कमजोर है। और मैंने कई बार कहा भी था, आपको बार बार कहा था कि यूट्यूब पर जो हमारे जैसे भाजपा विरोधी चैनल है, जो हर दूसरे हफ्ते सर्वे निकाल रहे थे, वो सर्वे हवा में तैर रहे थे। मतलब चाय वाले ठेले पर बैठकर जितनी भविष्यवाणी की जाती है ना, उतना भी भरोसेमंद नहीं था वो। किसी ने आंकड़े दिखाए, किसी ने 140 सीटें बोल दी, किसी ने 160 बोल दी, लेकिन जमीन पर वो सर्वे कहीं टिकते ही नहीं दिखाई दी। अब आप कहेंगे मिसबाह जी आपने पहले क्यों नहीं कहा था? अरे भाई मैंने तो कहा था, आपको कहा था कि अगर एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं, ये बस तुक्का है, कहीं सही बैठे जाए, कभी कुछ बिल्कुल उलटफेर साबित होगा। लेकिन जो असली तस्वीरें थी वो तो पहले दिन से ही साफ दिख रही थी, आपको याद होगा। और सबसे पहले जिस चीज की गड़बड़ी दिखी वो थी महागठबंधन के भीतर का जोल। समझना चाहिए हर चीज आपको, कहां जो महागठबंधन है वो पिछड़ गई। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, कागज पर तो सब साथ थे, लेकिन कागज के नीचे की बात करें, कागज के नीचे सब अपनी अपनी बात करें तो कठरी बांधकर बैठे थे। आप याद करिए, राहुल गांधी की एक बड़ी यात्रा हुई, लोगों ने समर्थन दिया था, भीड़ अच्छी लगी थी, माहौल गर्म भी हुआ था, लग रहा था कि अब कांग्रेस कुछ दमदार करेगी। लेकिन उसके तुरंत बाद अचानक चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जैसे कोई हवा में तैरता गुब्बारा अचानक जमीन पर गिर जाए। सीटें कौन लड़ेगा उसकी बातचीत आखिरी रात तक फंसी रही, आपको याद होगा। इन लोगों के बीच सीटों की बातचीत आखिरी रात तक फंसी रही। दो दो उम्मीदवार एक ही सीट पर खड़े हो गए, किसी की अपनी लिस्ट, किसी की अपनी लिस्ट थी। कभी गठबंधन टूटा टूटा सा लगे, कभी फिर जोड़ लिया जाता है। ये अगर चुनाव की तैयारी है तो फिर हार की स्क्रिप्ट तो पहले से ही लिख दी गई थी भाई साहब। अब सोचिए, लोकसभा के समय भी यह हुआ था और नतीजे सब जानते हैं। इस बार भी वही गलती दोहराई गई। अब लोग हजार वजह बताएंगे, अरे 10,000 रुपए बांटे इसलिए जीत गया नीतीश जी। क्यों भाई, जो सत्ता में होगा वो तमाम तरीके निकालता है चुनाव जीतने के लिए। अगर कांग्रेस या आरजेडी सत्ता में होती तो क्या चुनाव आयोग उन्हें ये करने देता? बताइए आप हमको, करने देता? बिल्कुल नहीं देता। लेकिन असली सवाल यह है, आपको पहले से पता था कि नीतीश कुमार पिछले 6 से 7 महीनों में 55,000 करोड़ की स्कीम बांटने वाले हैं। आपने उसके मुकाबले की क्या तैयारी की थी भाई साहब? मैं कांग्रेस वाले को पूछना चाहूंगा, आपस में लड़ाई की उम्मीद यही थी आपकी? झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला को आप समझिए। यहां पे आरजेडी को लोकसभा में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था उन्होंने सीटें दी थी, उनके एकमात्र विधायक को मंत्री बनाया, लेकिन इस बार लटकाए रखा गया और अंत में एक भी सीट देने का गवारा नहीं समझा आरजेडी ने उनकी। कौन सी राजनीति है ये? कौन सा गठबंधन है ये भाई साहब? उधर भाजपा जेडीयू वाले भी अलग अलग खिचड़ी पकाते हैं, लेकिन सत्ता एक चुंबक की तरह सबको जोड़ के रखती है। सत्ता के पास फाइलें होती है, सत्ता के पास धन होता है, सत्ता के पास केंद्र का सहारा होता है, और हां, सत्ता के पास यह भी ताकत होती है कि अगर कोई नेता आंख दिखाए तो उसे ईडी दिखा दी जाए। जो विपक्ष में है उसके पास यह सब नहीं होता है। इसलिए विपक्ष में एक ही सहारा होता है, एकता, और वही सबसे कम इस बार महागठबंधन में दिखी है। हालांकि लास्ट के दिनों में आपने देखा महागठबंधन एक साथ खड़ी हो गई लास्ट के रातों में। अब जरा कांग्रेस की बात करते हैं। यहां आपको समझना है, राहुल गांधी जो है नेतागिरी में अच्छे बातें करते हैं, उनके भाषण अच्छे होते हैं, मैं भी कहता हूं विचार अच्छे होते हैं, इरादे भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन समस्या वहां है जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा मजबूती चाहिए, वो संगठन की। राहुल गांधी इतने सालों से नेतृत्व में है, अध्यक्ष भी रहे, आज भी असली निर्णय की बात करें तो राहुल ही लेते हैं। खड़गे जी नाम के अध्यक्ष भले हो, लेकिन सब जानते हैं कि वो सिर्फ औपचारिक है।
खड़गे जी बहुत अच्छे इंसान भी है, संघर्ष किया है, ईमानदार आदमी है, लेकिन भाई उम्र नाम की भी एक चीज होती है, उम्र नाम की। कांग्रेस अध्यक्ष होना कोई हल्का फुल्का काम नहीं होता है। ये ऐसा पद है जहां आपको दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है, हर जिले के कार्यकर्ताओं से जुड़कर रखना पड़ता है, और ये सब उस उम्र में बेहद मुश्किलें हैं। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेंगी। इनको उम्र का लिहाज रखना होगा। आप इलेक्शन लड़ते हैं, सही से लड़िए, इलेक्शन को ऐसे लड़िए, रणनीति से लड़िए। दूसरी बात की बात करें, राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि वो नेहरू की राजनीति कर रहे हैं या राम मनोहर लोहिया की। कभी वो लोहिया की तरह बोलते हैं, कभी नेहरू की तरह, लेकिन कांग्रेस ने तो लोहिया की पार्टी है और ना ही लोहिया का रास्ता कांग्रेस पर फिट बैठता है। ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिहार चुनाव ने दो बातें को नंगा कर दिया है। पहली बात समझिएगा, कांग्रेस का सामाजिक आधार बेहद कमजोर है। दूसरी, संगठन की हालात उससे भी खराब रहा है। अब आगे बढ़ते हैं आरजेडी पर। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो दिल भी बड़ा रखना होता है, और बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी कमी की बात करें तो इस बार यही दिखी। दिल छोटा होता गया, लक्ष्य भी छोटा होता गया। जरा तुलना कीजिए उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा में कांग्रेस को जितनी सीटें दी, कांग्रेस की स्थिति और संगठन उसकी हकदार ही नहीं थे, लेकिन दिया क्योंकि गठबंधन मजबूत हो। देवरिया का उदाहरण ले लीजिए आप, कांग्रेस का वहां कोई बड़ा आधार बचा ही नहीं था, फिर भी सीट दी। समाजवादी पार्टी ने वहां जमकर मेहनत की। अखिलेश प्रताप सिंह पूरे दम से लड़े और बहुमत कम अंतर से हारे। यह होता है बड़ा दिल, यहां होता है गठबंधन। और बिहार को आप देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस वाले हैं। तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच तनाव बार बार दिखा, झगड़ा बार बार दिखा। लोकसभा में तेजस्वी ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया जहां पप्पू यादव लड़ रहे थे, और बाकायदा बयान दिया कि किसी को भी वोट दो पर पप्पू यादव को मत देना। पर नतीजा, पप्पू यादव जीत गए और तेजस्वी का उम्मीदवार हार गया। ये राजनीति नहीं थी, ये अहंकार था, कह सकते हैं तेजस्वी यादव को। और अहंकार हमेशा हार की तरह या तरफ ले जाता है। आरजेडी की बात करें, 20 साल से अपना आधार वहीं का वहीं पकड़े बैठी है। उनका वोट बैंक मजबूत है, लेकिन उससे बाहर निकलकर नई सामाजिक आधार बनाना वो कम अब तो नहीं किया जा गया। लालू यादव का युग बहुत पहले खत्म हो चुका है। समय बदला, लेकिन आरजेडी की राजनीति नहीं बदली, और जब राजनीति नहीं बदली तो नतीजे भी नहीं बदले भाई साहब। परिवार में तेज प्रताप और तेजस्वी का झगड़ा, ये सब वीडियो वायरल हुआ, सड़क पर बहस हुई। इसमें नुकसान तो होना ही था, आप सभी को पहले भी मालूम था, और चुनाव के समय ऐसे झगड़े दल को खोखला ही बनाते हैं। बीजेपी इस बार नंबर 1 पार्टी बनती दिखी। आरजेडी जो पिछली बार नंबर 1 बनी थी, इस बार तीसरे नंबर पर लुढ़कती हुई नजर आई है। 33 से 34 सीटों की बढ़त, यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। एक ऐसी पार्टी के लिए जो दावा करती थी कि बिहार की सबसे मजबूत पार्टी वही है। कांग्रेस को दी गई सीटें भी वही पुराने हारने वाली सीटें थी। संख्या बढ़ती दिखती है, पर असल में जीतने का संभावना बहुत कम थी। अब थोड़ा प्रशांत किशोर पर आते हैं, यहां भी आप समझिए थोड़ा। उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू 34 से 35 सीटों से ज्यादा सीटें लाई तो वह राजनीति छोड़ देंगे। तो अब तो उन्हें हिमालय का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अपना काम पूरा कर दिया। उन्होंने अपना काम जो है, जो प्रशांत किशोर है, कर दिया, और वो काम था बीजेपी को नंबर 1 पर पहुंचाना। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी को इनका फायदा जरूर मिला है। कैंडिडेट सिलेक्शन को देखिए, सब समझ आ जाएगा आपको। अवैसी की पार्टी का भी मामला आता है यहां पर। जब उन्होंने गठबंधन में, यहां समझिएगा, जब अवैसी ने गठबंधन में जोड़ने की बात की थी, तब बहुत विरोध हुआ था। मैं तब भी कह रहा था जोड़ लो इनको। अगर आज एआईएमआईएम यानी अवैसी को जोड़ लिया जाता तो नतीजा थोड़ा बहुत जरूर कम मिलता आपको। कम से कम उनके आने से जमीनी जिम्मेदारी तो बढ़ती, गलतियों को रोकने का दबाव बढ़ता, लेकिन नहीं, फिर वही पुरानी राजनीति या रणनीति कह सकते हैं आप, उनको शामिल नहीं करेंगे, उनकी वजह से हमारा वोट कट जाएगा। और दूसरी तरफ अवैसी के समर्थक भी मुसलमान को भावनात्मक लाइन पकड़ाते रहे, भावनाओं में जोड़ते रहे, बिल फाड़ने का मुद्दा लेते रहे। लेकिन अब जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आ गई है,
तो सवाल उनसे भी बनता है, अब क्या करेंगे? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट से सरकार बनती है बिहार में? क्या मुस्लिम वोट से आप पूरा बिहार में सरकार बना लेते? नहीं भाई साहब, भाषणों में आग लगा देने से राजनीति नहीं बदलती है, इकट्ठा होकर बड़ी रणनीति बनानी पड़ती है। सच कहूं, विपक्ष ने इस चुनाव में सिर्फ हार नहीं देखी, उसने अपने रवैये से लोगों को निराशा कर दिया है। चुनाव आयोग की दिक्कत है, वोट चोरी के आरोप, ईवीएम की जो कहानियां हैं, ये सब पहले से पता था। इन सबको देखते हुए लड़ाई और मजबूत लड़नी थी, लेकिन यहां तो शुरुआत ही कमजोर थी भाई साहब। और जब लड़ाई आधी लड़ी जाए तो नतीजे भी आधे अधूरे ही मिलते हैं। अब चाहे विपक्ष में बैठे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे प्रेस नोट जारी करे, सच्चाई से भाग नहीं सकता कोई भी। यह हार सिर्फ एक चुनाव की नहीं है भाई साहब, यह हार तैयारी की है, रणनीति की है, नेतृत्व की है और गठबंधन की है। और जनता समझ रही है, जनता देख रही है, जनता सवाल पूछ रही है, हम एकजुटता ढूंढ रहे हैं और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। चुनाव बात करें तो चुनाव, या आप कह सकते हैं यूट्यूब वीडियो से नहीं जीते जा सकते, सुंदर भाषाओं से नहीं जीते जाते। चुनाव जमीन पर जीता जाता है, जहां इस बार विपक्ष खरा ही नहीं दिखा। फिलहाल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमानदारी, सीधी और बिना डर के आवाज बनी रहे तो हमारे साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, सवाल पूछना बंद मत कीजिए। सरकार किसी की भी आए, सवाल पूछते रहे, क्योंकि लोकतंत्र सवालों पर ही चलता है। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।